गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा विधि की उचित प्रक्रिया। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है तथा विधि की उचित प्रक्रिया क्या है, इन दोनों में मूलभूत अंतर क्या है और भारत में किसे अपनाया गया है, वर्तमान में इन दोनों को लेकर के भारत में क्या स्थिति है, इन सब पर आज हम चर्चा करेंगे। भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को अपनाया है। यह फ्रेज हमने जापान से अडॉप्ट की है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में इसका जिक्र मिलता है। आर्टिकल 21 में उल्लेखित है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब क्या है? यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में न्यायालय यह देखता है कि जो कानून बनाया गया है वह संविधान में दी गई प्रक्रिया के अनुसार है या नहीं। इसमें मुख्य रूप से कानून की निर्माण प्रक्रिया पर जोर दिया जाता है, न कि उसकी विषय वस्तु, आत्मा या नैतिकता पर। आइए इसे हम विस्तृत रूप में समझने का प्रयास करते हैं। हर संविधान में जब संसद बनाई जाती है, विधानमंडल बनाए जाते हैं, तो उनका काम होता है कानून बनाना, और वहाँ के संविधान में यह भी जिक्र कर दिया जाता है कि वो जो कानून बनाएंगे वो किस प्रक्रिया का पालन करते हुए बनाएंगे। जैसे कि भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो जैसे संसद केंद्र सूची व समवर्ती सूची के विषय पर कानून बना सकती है, अपवाद स्वरूप राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। साथ में यह भी लिखा होता है कि कानून पहले बिल के रूप में एक सदन में पारित होगा, फिर दूसरे सदन से पारित होगा, वह कानून किस बहुमत से पारित होगा और राष्ट्रपति के उस पर हस्ताक्षर होंगे। इस तरह सारी प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। अगर संसद के द्वारा इसका पालन करके कोई कानून बनाया जाता है, ये जो प्रक्रिया दी गई हुई होती है उसका, तो ये माना जाता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए वह कानून बनाया गया है। यह फ्रेज एक प्रकार से मैकेनिकल प्रोसेस पर जोर देता है कि जो मेथोडोलॉजी संविधान में वर्णित है क्या वास्तव में उस प्रक्रिया से बनाया गया है या नहीं। अगर उस प्रक्रिया का पालन करते हुए कानून बनाए गए व्यक्ति उस कानून से किसी भी व्यक्ति के जीवन को या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया जा रहा है या उसके समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे कि मृत्युदंड का प्रावधान है कि मृत्युदंड एक व्यक्ति के जीवन को समाप्त करता है, लेकिन उसके लिए भी कानून बना हुआ है कि किन परिस्थिति में और किस प्रक्रिया से गुजर के किसी को भी मृत्युदंड दिया जा सकता है। तो जब हमारी न्यायपालिका जो मृत्युदंड जिसको दिया जा रहा है उसके लिए जो कानून बना हुआ है, तो न्यायपालिका जब उस कानून की जांच करेगी तो वह केवल इतनी ही जांच करेगी कि जो कानून बनाया है जिससे किसी भी व्यक्ति के जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन किया है, क्या वास्तव में आपने उस प्रक्रिया का पालन करते हुए उसे बनाया है या नहीं बनाया है। यानी कानून की जो आत्मा है, कानून का जो कंटेंट है, कानून का जो सब्सटेंस है, कानून का जो उद्देश्य है, मुद्दा है कानून का है, उस पर हमारी न्यायपालिका को विचार करने का अधिकार नहीं दिया गया है। हमारी न्यायपालिका केवल उसके प्रोसीजर प्रक्रियात्मक स्वरूप पर ही विचार करेगी, लेकिन कानून के कंटेंट पर, उसके सब्सटेंस पर, उसकी आत्मा पर विचार नहीं करेगी। चाहे वह कानून न्याय और इक्विटी के जो प्रिंसिपल्स है अगर उनका उल्लंघन भी करता है तो भी जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ के अंतर्गत न्यायपालिका को उसको देखने का अधिकार नहीं है। हमारी न्यायपालिका एक मैकेनिकल ढंग से केवल यही देखेगी कि जो कानून है वो विधि मान्य,
संविधान सम्मत प्रक्रिया के अनुसार है या नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका में जो फ्रेज चलता है वो है विधि की उचित प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यानी विधि की यह जो उचित प्रक्रिया है, ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से एक कदम आगे की प्रक्रिया है। अब हम ये देखते हैं कि विधि की उचित प्रक्रिया क्या है। इसमें कानून के निर्माण की प्रक्रिया तो देखी जाती ही है कि वह प्रक्रिया विधि मानने संविधान सम्मत है या नहीं है, लेकिन साथ ही न्यायपालिका द्वारा यह भी देखा जाता है कि जो उस कानून की जो विषय वस्तु है, कंटेंट है उसका, उसकी जो आत्मा है, उसका उद्देश्य है कानून का, वास्तव में वह सही है या नहीं, न्यायपूर्ण है या नहीं। इसे भी हम विस्तृत रूप में समझने का प्रयास करते हैं। अमेरिका के संविधान में 5वां अमेंडमेंट हुआ और उसमें कहा गया कि नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यानी किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति से विधि की उचित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अगर किसी भी व्यक्ति को वहाँ मतलब इस तरह से विधि की उचित प्रक्रिया से जब वंचित किया जाता है, तो वहाँ की न्यायपालिका को यह देखने का अधिकार है कि वो प्रक्रिया को तो देखेगी कि संसद ने वास्तव में जो प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए कानून बनाया है या नहीं, यानी वह विधि मान्य है या नहीं। लेकिन जो कानून बनाया गया, उस कानून का जो सब्सटेंस है, उसकी जो विषय वस्तु है, उसका कंटेंट है, उसकी जो आत्मा है, उसका जो उद्देश्य है, क्या वास्तव में वो भी सही है या नहीं है, न्यायपूर्ण है या नहीं है, यह भी वहाँ की न्यायपालिका को जांच करने का पूरा अधिकार है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की धारणा है, वो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ से एक कदम आगे है। आइए अब हम देखते हैं कि वो एक कदम आगे क्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायपालिका जब यूएसए में किसी भी कानून को जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति से व्यक्ति को जब वंचित करता है, तो ऐसे किसी भी कानून की जब वो व्याख्या करेगी, वहाँ की न्यायपालिका जुडिशियल रिव्यू करेगी, तो यह देखेगी कि वास्तव में वो जो कानून है वो अच्छा है या बुरा है। शुड बी ए गुड लॉ, इट्स शुड बी नॉट बैड लॉ। अर्थात विधि की जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, उसमें तो हम केवल यह देखते हैं कि उस कानून की प्रक्रिया विधि मान्य है या नहीं है। हम ये नहीं देखते कि कानून अच्छा है या बुरा है। लेकिन जो यूएसए की न्यायपालिका है, उसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के द्वारा यह अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी कानून की जो पॉलिसी कंपोनेंट को भी जांच सके, गुड और बैड की भी जांच कर सके। अगर गुड पाए जाए तो ठीक है, लेकिन अगर बैड पाया गया वो कानून, तो उसको न्यायपालिका डिस्ट्रॉय कर सकती है, उसे शून्य घोषित कर सकती है उस कानून को। अब हम भारत के संदर्भ में देखते हैं कि भारत में प्रारंभ में तो हमारी संविधान सभा ने भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को ही अपनाया था 30 अप्रैल 1947 को। लेकिन क्या हुआ कि इसी समय हमारी जो संविधान सभा के जो सलाहकार थे प्रोफेसर BN राव, उस समय पूरी दुनिया से कनेक्टेड थे, और अमेरिका के जो जस्टिस थे फेलिक्स फ्रैंकफर्टस, उनसे भी उनका विचार विमर्श चल रहा था। तो उस समय वे अमेरिका के एक्टिविस्ट जज थे, और उन्होंने जो BN राव जी थे उनको एडवाइस किया कि भारत में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को ना अपनाए। उनका तर्क यह था कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की जो कॉन्सेप्ट है वो एक अलोकतांत्रिक तत्व है, यानी वो एक मुट्ठी भर न्यायाधीशों को यह अधिकार देता है कि किसी भी लॉ की पॉलिसी को वह जांच करे कि अच्छा है वह कानून या बुरा है।
तो ये एक तरह से मतलब ये जांच करने का अधिकार जजेज का नहीं है, इसमें जजेज का रोल नहीं होना चाहिए, उनका ये तर्क था, क्योंकि जजेज का काम तो केवल इतना ही है कि यह देखना है कि वह संवैधानिक है या नहीं। इसीलिए बाद में जस्टिस जो वहाँ के जज थे उनकी बात को मानते हुए भारत में उसके स्थान पर यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के स्थान पर हमने जो जापान की जो फ्रेजोलॉजी थी क्या प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, उसको हमने एडॉप्ट किया। अब हम जो भारत में इन दोनों को लेकर के न्यायपालिका का क्या ट्रेंड रहा इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जो केस मिलता है वो है A.K. गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य 1950। उसमें इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा जो अनुच्छेद 21 है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर ही केंद्रित है, यानी इसमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को ही महत्व दिया गया। इसके पश्चात ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस जो कि इमरजेंसी के टाइम आया, और इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही आर्टिकल 21 समेत सभी अधिकारों को छीना जा सकता है, जैसा कि राष्ट्रपति ने इमरजेंसी के दौरान किया था और उसे सही भी ठहराया। तो सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में इसे एक तरह से काला दिन भी कहा जाता है, मतलब ब्लैक डे के रूप में जाना जाता है ये दिन, क्योंकि यह जो जजमेंट था न्यायाधीशों का वो उचित नहीं था। उसके बाद टर्निंग पॉइंट हमारे देश में 1978 में आया, जब मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ केस जो 1978 में, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कानून की जो प्रक्रिया सही होने के साथ साथ न्यायपालिका को ये भी अधिकार है कि वह ये जांचे कि वो कानून अच्छा है या बुरा है या नहीं, वह उचित है, तार्किक है, न्यायसंगत है या नहीं, और वो होना ही चाहिए। तो इस केस के बाद हमने देखा कि फिर बाद में तो भारत में जुडिशियल एक्टिविज्म व PIL जैसे कई केसेज हुए, और न्यायपालिका ने, हमारी यहाँ की न्यायपालिका ने भी फंडामेंटल राइट्स को हमारे यहाँ बढ़ा दिया। और सबसे महत्वपूर्ण तो केशवानंद भारती केस है जो 1973 में, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया गया, और इसमें कहा गया है कि संविधान में संसद कोई भी संशोधन कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर यानी जो आधारभूत ढांचा है उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तो अगर कोई कानून बनता भी है और अगर वो जीवन, किसी व्यक्ति के जीवन स्वतंत्रता को हनन करने का प्रयास करता भी है, तो हमारी न्यायपालिका केशवानंद जो भारती केस में जो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी को क्लेम करते हुए उसको आगे रखते हुए ये कह सकती है कि दिस इज बैड लॉ, यानी एक तरह से अब हमारी न्यायपालिका को वो अधिकार भी प्राप्त है जो अमेरिका की न्यायपालिका को प्राप्त नहीं है, क्योंकि अमेरिका की न्यायपालिका तो जब यह जांच करेगी कि यह गुड लॉ है या बैड लॉ है तो उसे जस्टिफाई भी करना पड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ तो अब जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट आया है तो वह तो डिफाइन भी नहीं है, उसमें कुछ पैरामीटर्स ही है, और न्यायपालिका को उसमें अधिकार भी दे दिया कि वो समय समय पर कंपोनेंट जोड़ सकती है। अब भारत की, इसलिए हम कह सकते हैं कि अब जो हमारी भारत की न्यायपालिका है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ होने के बावजूद भी वो USA न्यायपालिका की जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसका मुकाबला बड़े आराम से कर सकती है। थैंक यू सो मच।